आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग इंसान के सभी दुखों का अंत करता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कौन सी सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग होता है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में तेजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तेजपाल अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह हमेशा सत्य बोलता था और कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता था। तेजपाल की एक छोटी सी खेती थी जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन गांव के जमींदार ने तेजपाल से कहा, तेजपाल, तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेतों की देखभाल करो। तेजपाल ने जवाब दिया, जमींदार जी, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक शर्त पर काम करूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच्चाई का पालन करूंगा। जमींदार उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने उसे अपने खेतों की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी। तेजपाल ने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने मेहनत और ईमानदारी से जमींदार के खेतों की देखभाल की और कुछ ही समय में खेतों की उपज बढ़ा दी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो अपने माल का व्यापार कर रहा था। तेजपाल से उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? तेजपाल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, इस गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति जमींदार हैं। वे हमेशा अपने वचनों का पालन करते हैं और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। व्यापारी ने जमींदार की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने की इच्छा जताई। जमींदार ने व्यापारी का स्वागत किया और दोनों ने व्यापार की बातें की। व्यापारी ने जमींदार को उनकी ईमानदारी के लिए एक बड़ा व्यापारिक सौदा दिया, जिससे जमींदार को बहुत लाभ हुआ। जमींदार ने तेजपाल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे एक बड़ा अवसर दिलाया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तेजपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जमींदार जी, मैंने केवल वही कहा जो सत्य था। सत्य और ईमानदारी हमेशा हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस प्रकार तेजपाल की ईमानदारी ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को लाभान्वित किया। उसकी कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही सही मार्ग है। तेजपाल की ईमानदारी और सच्चाई की कहानी गांव में फैलती चली गई। लोग उसकी सराहना करते और उससे प्रेरणा लेते। एक दिन गांव में एक नई चुनौती आई। गांव में अचानक एक महामारी फैल गई जिससे कई लोग बीमार हो गए। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तेजपाल ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह गांव के मुखिया के पास गया और सुझाव दिया कि वे पड़ोसी शहर से डॉक्टर बुलाएं। मुखिया ने कहा, तेजपाल, हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम डॉक्टर को बुला सकें। तेजपाल ने उत्तर दिया, हम सब मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगे और डॉक्टर को बुलाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गांव वासियों की मदद करें। तेजपाल ने अपने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया और खुद के पैसे से डॉक्टर को बुलाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने भी तेजपाल की देखा देखी चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में डॉक्टर गांव में आया और बीमार लोगों का इलाज करने लगा। डॉक्टर ने गांव वालों से कहा, तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास तेजपाल जैसा ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति है। उसने अपनी संपत्ति बेचकर तुम्हारी जान बचाई है। धीरे धीरे डॉक्टर के इलाज से गांव में महामारी का प्रकोप कम हो गया और लोग स्वस्थ होने लगे। तेजपाल की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने एक बार फिर गांव को बचाया। उसकी प्रशंसा और सम्मान बढ़ता चला गया। तेजपाल की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलकर हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
उसके प्रयास ने साबित किया कि जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं तो हम सच्चे नायक बन जाते हैं। इस प्रकार तेजपाल का जीवन सभी के लिए एक आदर्श बन गया। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और सेवा भावना की मिसालें दी जाने लगीं और वह सभी के दिलों में अमर हो गया। तेजपाल की ईमानदारी और सेवा भावना की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी उसे जानने लगे और उसकी सराहना करने लगे। तेजपाल अब केवल अपने गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा बन गया था। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने सुना था कि तेजपाल बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। व्यापारी ने तेजपाल से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तेजपाल ने व्यापारी का स्वागत किया और उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगे। व्यापारी ने कहा, तेजपाल, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यवसाय में मेरे साझेदार बनो। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से मेरा व्यवसाय और भी सफल हो सकता है। तेजपाल ने सोचा और फिर कहा, व्यापारी जी, मैं एक साधारण किसान हूं। मैं ईमानदारी से अपना काम करना जानता हूं, लेकिन व्यवसाय के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। व्यापारी ने उत्तर दिया, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम मेरे व्यवसाय में साझेदार बनोगे तो हम इसे मिलकर और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तेजपाल ने सोचा कि अगर वह इस अवसर को स्वीकार करता है तो वह अपने गांव के लोगों की भी मदद कर सकता है। उसने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके व्यवसाय में साझेदार बन गया। तेजपाल की ईमानदारी और मेहनत ने व्यापारी के व्यवसाय को और भी सफल बना दिया। कुछ ही समय में व्यवसाय ने बहुत लाभ कमाया और तेजपाल ने उस लाभ का एक हिस्सा गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। गांव के लोग तेजपाल के इस योगदान से बहुत खुश हुए और उसका आभार मानने लगे। तेजपाल की ईमानदारी और सेवा भावना की वजह से गांव में एक नई ऊर्जा और उमंग आ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और मिलजुल कर अपने गांव को और भी समृद्ध बनाने के प्रयास करने लगे। तेजपाल की कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना से न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी सुखमय और समृद्ध बन सकता है। उसकी यह कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और उन्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तेजपाल की उदारता और सेवा भाव के चलते गांव का विकास दिन ब दिन बढ़ता गया। गांव के लोग पहले से अधिक खुशहाल और समृद्ध हो गए। तेजपाल ने न केवल गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया बल्कि जल की समस्या को हल करने के लिए एक तालाब का निर्माण भी कराया। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जो गांव के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। उसने देखा कि तेजपाल के प्रयास से गांव में कितना बदलाव आया है। अधिकारी ने तेजपाल से मुलाकात की और गांव के विकास के बारे में बात की। अधिकारी ने कहा, तेजपाल जी, आपने जो काम किया है वह वाकई प्रशंसनीय है। आपके प्रयास से यह गांव एक आदर्श गांव बन गया है। सरकार आपके इस काम को पूरे जिले में प्रचारित करेगी ताकि अन्य गांव भी इससे प्रेरित हो सकें। तेजपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यहाँ मेरे गांव के लोगों का भी योगदान है जिन्होंने मेरा साथ दिया और मिलकर इस गांव को समृद्ध बनाया। अधिकारी ने तेजपाल को सम्मानित करने का निर्णय लिया और उन्हें एक विशेष समारोह में बुलाया गया। उस समारोह में तेजपाल को ईमानदार और सेवाभावी नागरिक का सम्मान मिला। इस सम्मान ने तेजपाल को और भी प्रेरित किया और उसने और भी जोश के साथ गांव के विकास कार्यों में जुट गया। एक दिन तेजपाल के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिख रहा था। उसने तेजपाल से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं एक समय बहुत धनी था लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तेजपाल ने उसे तुरंत अपने घर बुलाया, उसे खाना खिलाया और उसके रहने का इंतजाम किया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तेजपाल, तुमने मेरी मदद करके मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा सुखी और समृद्ध रहो।
तेजपाल की उदारता और सच्चाई ने उसे सभी के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उसकी कहानी और उसके कार्यों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। वर्षों बीत गए और तेजपाल का नाम एक किंवदंती बन गया। उसकी सच्चाई और सेवा भावना की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। लोग उसकी कहानियों से प्रेरणा लेते और उसके दिखाए मार्ग पर चलते। तेजपाल की ईमानदारी और सेवा भाव ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की सच्चाई और समर्पण से पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उसकी यह कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी और सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को याद दिलाती रहेगी। तेजपाल की प्रसिद्धि और प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते गए। उसकी प्रेरणादायक कहानियों से न केवल उसका गांव बल्कि आसपास के गांव भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी तेजपाल के आदर्शों को अपनाने की कोशिश की। गांव में तेजपाल के नाम पर एक उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें दूर दूर से लोग आते और उसकी कहानियां सुनते। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य था लोगों को ईमानदारी, सच्चाई और सेवा भावना की ओर प्रेरित करना। हर साल इस उत्सव में तेजपाल के द्वारा किए गए महान कार्यों को स्मरण किया जाता और उनकी कहानियों को मंच पर प्रस्तुत किया जाता। तेजपाल की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसका जोश और उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बच्चे और पोते भी उसी मार्ग पर चलने लगे और गांव की सेवा करने लगे। एक दिन तेजपाल ने अपने परिवार और गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप सभी मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे। याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में कोई भी कठिनाई आपके सामने टिक नहीं पाएगी। तेजपाल की बातें सुनकर सभी भावुक हो गए। उसके जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं और आदर्श गांव वालों के दिलों में जीवित रहे। तेजपाल का नाम एक महान और ईमानदार व्यक्ति के रूप में हमेशा याद रखा गया। गांव में तेजपाल के नाम पर एक स्मारक बनाया गया, जहां लोग आकर उसकी शिक्षाओं को याद करते और प्रेरणा लेते। उसके जीवन और कार्यों को स्कूल की किताबों में शामिल किया गया ताकि नई पीढ़ी भी उसकी कहानियों से सीख सके। तेजपाल की यह कहानी साबित करती है कि एक व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना से न केवल उसका स्वयं का जीवन बल्कि पूरे समाज का जीवन सुधर सकता है। उसकी यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना ही सबसे सही मार्ग है। इस प्रकार तेजपाल की विरासत हमेशा जीवित रही और उसका नाम सदैव सम्मान और आदर के साथ लिया जाता रहा। उसके कार्य और आदर्श हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चाई और सेवा का मार्ग ही वास्तविक सफलता और संतोष का मार्ग है। तेजपाल की विरासत को संजोते हुए गांव वालों ने उसकी शिक्षाओं और आदर्शों को बनाए रखने का प्रण लिया। हर साल उसके जन्मदिन पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, जिसमें गांव के सभी लोग हिस्सा लेते थे और उसकी शिक्षाओं का सम्मान करते थे। गांव में तेजपाल के नाम पर एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया, जहां बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना के मूल्यों के बारे में भी सिखाया जाता था। इस संस्थान का नाम तेजपाल आदर्श विद्यालय रखा गया। विद्यालय में हर साल उन बच्चों को पुरस्कार दिए जाते थे जिन्होंने अपने आचरण में तेजपाल के आदर्शों को अपनाया हो। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक भयंकर बाढ़ ने गांव को घेर लिया और लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले घबरा गए, लेकिन उन्हें तेजपाल की शिक्षाओं और उनके आदर्शों पर भरोसा था। सभी ने मिलकर बाढ़ से निपटने का संकल्प लिया। गांव के युवाओं ने तेजपाल आदर्श विद्यालय में सीखी गई शिक्षाओं के अनुसार एक आपदा प्रबंधन टीम बनाई और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य शुरू किया। वे बाढ़ के पानी से लड़ने के लिए बांध बनाने लगे और जरूरतमंद लोगों को भोजन और पानी की आपूर्ति करने लगे। जब सरकार को इस आपदा की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत राहत सामग्री भेजी। गांव वालों ने तेजपाल की शिक्षा के अनुसार संयम और धैर्य के साथ स्थिति का सामना किया और धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। बाढ़ के बाद गांव वालों ने मिलकर फिर से अपने गांव को बसाने का काम शुरू किया।
उन्होंने तेजपाल के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से गांव का पुनर्निर्माण किया। तेजपाल आदर्श विद्यालय ने भी बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाढ़ के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों ने गांव वालों को और भी एकजुट कर दिया। वे जानते थे कि तेजपाल की शिक्षाओं का पालन करके वे किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकते हैं। गांव के विकास कार्यों में तेजपाल की विरासत हमेशा जीवित रही। हर साल जब तेजपाल का उत्सव मनाया जाता, तब उनके द्वारा किए गए महान कार्यों और उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता। उनकी कहानियां सुनाई जाती और बच्चे बड़े ध्यान से सुनते और सीखते। फिर भगवान शिव कहते हैं, तेजपाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना के आदर्श जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। उसकी शिक्षाओं ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी उसके दिखाए मार्ग पर चलें और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। तेजपाल की विरासत और आदर्शों ने न केवल उनके गांव को बल्कि आसपास के गांवों को भी एक नया दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्रदान किया। हर वर्ष के उत्सव में दूर दूर से लोग आकर तेजपाल की कहानियां सुनते और उनसे प्रेरणा लेते थे। उनकी ईमानदारी और सेवा भावना की कहानियां अब लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थीं। गांव के युवा तेजपाल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। उनमें से कईयों ने अपने पेशे में भी ईमानदारी और निष्ठा के आदर्शों को प्राथमिकता दी। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक दिन उसी गांव का एक युवा, जिसे सभी शिवा के नाम से जानते थे, शहर में एक बड़े उद्योगपति के यहाँ नौकरी करने के लिए गया। शिवा ने तेजपाल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया था। वह अपने काम में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जुट गया। उद्योगपति ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। शिवा ने कंपनी के विकास में बहुत योगदान दिया और अपनी ईमानदारी और सच्चाई से सभी का दिल जीत लिया। एक दिन उद्योगपति ने शिवा से पूछा, तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा का रहस्य क्या है? तुमने इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। शिवा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब मेरे गांव के महान व्यक्ति तेजपाल के आदर्शों की वजह से है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनकी शिक्षाओं ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। उद्योगपति ने तेजपाल के बारे में और जानने की इच्छा जताई और शिवा से उनके गांव जाने का अनुरोध किया। शिवा ने खुशी खुशी हामी भर दी और उद्योगपति को अपने गांव ले गया। वहां पहुंचकर उद्योगपति ने तेजपाल की कहानियों और उनकी शिक्षाओं को सुना और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उद्योगपति ने गांव के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि दान की और तेजपाल आदर्श विद्यालय के विस्तार के लिए भी सहयोग किया। उन्होंने वहां एक नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना की ताकि गांव के बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। तेजपाल के आदर्शों ने न केवल शिवा को बल्कि कई अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। अब वे केवल अपने गांव में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाने लगे। हर साल तेजपाल के जन्मदिन पर गांव में एक भव्य उत्सव का आयोजन होता था। इस उत्सव में तेजपाल की कहानियां सुनाई जाती हैं और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया जाता है। इस मौके पर गांव के बच्चों को उनके आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। तेजपाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना का पालन करना ही सही मार्ग है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे कि हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलें और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। फिर भगवान शिव कहते हैं, बंसी सेठ और मंत्री उसी गांव में मोनू अपनी पत्नी शांति के साथ रहते हैं। मोनू और शांति दोनों खेतों में काम करते हैं, लेकिन बंसी रामचंद्र के साथ मिलकर सभी का शोषण करता है। दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर रामचंद्र के साथ जमींदार बंसी आया। बंसी, अरे वाह, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओह मोनू, इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा। मोनू,
मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे पहुंचा दूंगा। बंसी, बाकी सब लोग भी ध्यान से सुनो, मेरे पैसे समय पर पहुंच जाने चाहिए, समझे? बंसी कहता है, चलो रामचंद्र। रामचंद्र, मालिक, सबको ये बता दीजिए कि आप कौन हैं। बंसी, तुम पागल हो? सब लोग बंसी को अच्छी तरह जानते हैं। जी मालिक, तुम पागल हो? अगर पागल हूं तो आपके साथ कैसे रह सकता हूं? क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? बंसी, रामचंद्र, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। रामचंद्र, ठीक है मालिक, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बंसी, बोलो कमअक्ल इंसान, क्या समझ नहीं आया? रामचंद्र, मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं हैं, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे हो गया? बंसी, अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी ना कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने उधार दिया था और तब से अब तक ब्याज चल रहा है और साथ में मेरा हुक्म भी। यह गांव हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो इन्हें मुझे ब्याज के पैसे देने होंगे, वरना इन्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। रामचंद्र मान गए। मालिक, आपसे गरीबों का खून चूसना कोई सीखे? बंसी, क्या कहा तुमने? रामचंद्र, कुछ नहीं मालिक। बंसी, कुछ नहीं, अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर, आज मैं मालिक बना हूं, समझे कम अक्ल के इंसान? रामचंद्र, समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। तभी बंसी और रामचंद्र ने खेत में काम कर रहे रुदल को देखा। रुदल अकेले काम कर रहा था। बंसी ने रुदल से कहा, रुदल, लाओ भाई, अब मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो। रुदल, मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बंसी, मुझे अभी पैसे चाहिए। रुदल, मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं, थोड़ा वक्त और दे दीजिए मालिक। बंसी, ठीक है, पैसे न सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो। रुदल, मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक। रुदल, अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा, रहम करो मालिक। बंसी, हाँ हाँ, मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। रामचंद्र, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो भी ब्याज के पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। बंसी और रामचंद्र रुदल के दोनों बैल लेकर घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा है। बंसी, आइए आइए मंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे। मंत्री, बंसी जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो, इतने के बाद भी आप गरीब कैसे हो सकते हो? बंसी, आप भी कुछ कम नहीं हो। मंत्री, हाँ हाँ हाँ, तभी तो हमारी ये दोस्ती है। दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन शाम के वक्त सोनू और शांति दोनों खेत में काम कर रहे थे। शांति, कुछ देर में दिन छुप जाएगा, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। सोनू, अभी हम खेत का सारा काम भी नहीं कर पाए हैं। शांति, हाँ, सुबह आकर कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी। मोनू, खेत में पानी की बहुत जरूरत है, तुम घर चलो, मैं आता हूं। तभी बंसी रामचंद्र के साथ फिर से आ गया। बंसी, मोनू, मोनू, जी मालिक। बंसी, घर जा रहे हो? अभी यहां रहकर काम शुरू करो। मोनू, नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूं, मैं घर नहीं जा रहा हूं। रामचंद्र हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लग गया। बंसी भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी खेत में फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आने लगी। मोनू, ये कैसी आवाज है? बंसी, ये आवाज कैसी है? जरूर यहां कुछ ना कुछ है। मोनू, मालिक, ये एक मटका है। बंसी, क्या सच में यहां मटका है? मोनू, जी मालिक, अभी निकालता हूं। मोनू ने मटका बाहर निकाला। बंसी ने मटका लिया और खुशी से नाचने लगा। बंसी बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक और मटका, अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो गया। मोनू ने कहा, मालिक, यह मटका मुझे मिला है तो यह मेरा हुआ ना? बंसी ने जवाब दिया, इस गांव में हर एक किसान के खेत पर बंसी का हक है, समझे? यह मटका मेरा है, यह मेरे खेत में मिला है तो आप ऐसे ऐसे नहीं ले सकते। बंसी ने धमकी दी, यह गांव मेरा है और मंत्री जी मेरे मित्र हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं मंत्री जी को यह मटका दे दूंगा और तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा। मोनू ने विनती की, मालिक, यह मटका मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूं,
मेरे परिवार का भला हो जाएगा। बंसी, मैं तुम्हें ये मटका नहीं दूंगा। यह सुनकर मोनू और शांति दोनों उदास होकर अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त अपनी झोपड़ी में शांति उदास बैठी थी। सम्मुख ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? शांति ने कहा, हमें किस्मत से धन मिला था और वह भी हाथ से जाने दिया। मोनू ने जवाब दिया, मैं कर भी क्या सकता था, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, मंत्री साहब से हमें झूठा फंसवा देंगे। शांति ने कहा, हाँ, लेकिन उस बुरे इंसान के पास धन क्यों रहे? मुझे लगता है कि हमें मंत्री साहब की मदद लेनी चाहिए, उन्हें सब सच सच बताने की हिम्मत करनी होगी। मोनू ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं, पर हम ये सब कैसे कर सकते हैं? शांति ने सुझाव दिया, हम कल राज दरबार में चलेंगे। हमारे राजा बहुत दयालु और ईमानदार हैं। मुझे राजा साहब पर पूरा विश्वास है कि वो इस पापी से हमको बचा लेंगे। मोनू ने कहा, तुम कहती हो तो ठीक है, वरना जमींदार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। शांति, अब तुम सो जाओ और सुबह राजा साहब के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा आदित्य सिंह का दरबार लगा हुआ था। वहां सभी उपस्थित हुए। मंत्री ने सभी से कहा, कौन क्या समस्या लेकर आया है? शांति ने कहा, हम भी एक समस्या लेकर आए हैं। गांव का जमींदार बंसी ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। मंत्री ने कहा, अच्छा, वो बंसी? अरे, तुम पागल तो नहीं हो? बंसी जैसे सज्जन व्यक्ति पर तुम आरोप लगा रहे हो। राजा ने पूछा, मंत्री, क्या तुम बंसी को जानते हो? मंत्री ने उत्तर दिया, हाँ राजा साहब, वह बहुत ही भले इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन ना जाने ये लोग बंसी पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं। राजा ने कहा, मंत्री, तुमने अभी आरोप सुना भी नहीं और पीड़ित को पहले ही चुप करा दिया। राजा आदित्य सिंह के दरबार में सबको न्याय का अधिकार है। मंत्री ने माफी मांगते हुए कहा, माफी चाहता हूं राजा साहब, लेकिन राजा, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मोनू ने कहा, राजा साहब, मैं और मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन बंसी आकर हमारी फसल ले जाता है। हद तो तब हो गई जब मुझे खेत में सोने से भरा मटका मिला और उसे भी बंसी ले गया। इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री, शायद चोर मिल गया है, बंसी को तुरंत पेश करवाओ। मंत्री ने कहा, राजा साहब, ये गरीब लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत आइए। ये झूठ बोल रहे हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी कह सकते हैं। राजा ने कहा, मंत्री, जितना कहा है उतना करो, बंसी को मेरे सामने पेश करो। मंत्री ने 2 सिपाही भेजकर बंसी को दरबार में बुला लिया। बंसी ने कहा, राजा साहब की सदा ही जय हो, आपने मुझ गरीब को कैसे याद किया? हुक्म करें महाराज। राजा ने पूछा, मोनू और शांति जो भी कह रहे हैं, क्या वो सच है? तुम्हें कोई मटका मिला था? बंसी ने जवाब दिया, नहीं महाराज, आप और मोनू किस मटके की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा कोई मटका नहीं देखा है। मोनू ने कहा, जमींदार साहब, सच बोलिए ना कि आपने मटका देखा नहीं बल्कि छीना है। बंसी ने कहा, नहीं राजा साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। तभी पीछे से रामचंद्र आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बोरा था। बंसी, तुम यहां और इस बोरे को लेकर क्यों घूम रहे हो? रामचंद्र, राजा साहब, मैं रामचंद्र हूं और हमेशा जमींदार के साथ रहता हूं। मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूं। राजा, हाँ बोलो रामचंद्र। रामचंद्र, महाराज, इस बोरे में धन से भरे मटके हैं जो इस राजमहल से चोरी किए गए थे। मोनू के खेत से जो मटका मिला वह भी इसी में है। बंसी, देखा राजा साहब, मैं कहता था ना मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा नौकर चोरी कर रहा था, इसका मुझे दुख है, आप इस चोर को फांसी पर चढ़ा दीजिए। रामचंद्र, रुकिए, जरा सब्र कीजिए बंसी जी। राजा, रामचंद्र, तुम अपनी पूरी बात रखो पहले। रामचंद्र, महाराज, आपका धन बहुत दिनों से चुरा रहा था, इसलिए मैंने यह मटका मोनू के खेत में छुपा दिया, जिसे बंसी ने वापस छीन लिया। शांति को मैंने पहले ही बता दिया था। राजा, लेकिन तुम तो बंसी के साथ वर्षों से काम कर रहे हो, अचानक उसके खिलाफ कैसे? रामचंद्र, लंबी कहानी है महाराज। इस कपटी बंसी से मैंने कुछ रुपए उधार मांगे थे। आज से 10 साल पहले जब मेरी पत्नी अजू गर्भवती थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने बंसी से बहुत विनती की,
रामचंद्र, मालिक, बच्चे को बचा लीजिए। अगर मैं अभी उसे गांव की आया के पास नहीं ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी। बंसी ने कहा, मुझे इससे क्या फायदा होगा? कल मरे या आज मरे, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। रामचंद्र ने कहा, रहम करें मालिक, रहम करें। लेकिन बंसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। रामचंद्र ने कहा, तब मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार उजड़ गया था। मैंने उस दिन से आज का इंतजार किया और आज सब आपके सामने है महाराज। इस कपटी को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। राजा पिछले कुछ महीनों से राजमहल का खजाना लूटता रहा है। हमें उस चोर की तलाश थी। आप तीनों का धन्यवाद जो आपने इस दुष्ट चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की। बंसी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजा, सिपाहियों, बंसी से सारा धन वापस लेकर इसे उम्र भर के लिए कारावास में डाल दो। सिपाही बंसी को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी बंसी ने रोकर कहा, महाराज, मैंने गलती की है और मुझे सजा स्वीकार है, लेकिन मैंने यह अपराध अकेले नहीं किया है, इसलिए मेरे साथी को भी साथ भेज दीजिए। राजा, कौन है तुम्हारा साथी? बंसी, आपका कपटी मंत्री, जो चोरी करके राजमहल का धन मुझे देता था और इसमें से हिस्सा भी लेता था। राजा, क्या मंत्री जी, आप भी? आप पर तो मैंने समस्त राज्य का कार्यभार सौंप रखा था और आप भी इस कृत्य में शामिल हैं। राजा ने सिपाहियों से कहा, इस राज्य को ऐसे धोखेबाज मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, जिसने न सिर्फ धन चुराया बल्कि गरीब किसानों को भी परेशान किया। इस कपटी मंत्री को तुरंत फांसी दी जाए। मंत्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया माफ कर दीजिए। सिपाही मंत्री और बंसी को ले गए। राजा ने मोनू, शांति और रामचंद्र को इनाम दिया और उन्हें राज्य दरबार में नौकरी भी दे दी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।